नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक का अब तक हमने अध्ययन किया राष्ट्रपति को लेकर। और दोस्तों, मैं आज ये आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक यहाँ पर फिर से रिवीजन करने वाला हूँ, जिसे क्या हमको जितना हमने पढ़ा है वहाँ से लेकर आज तक का यहाँ तक का आर्टिकल 61 तक का आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक का पूरा एक साथ हमको रिकॉल हो जाए। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य बातें हम यहाँ पर रिकॉल कर पाएंगे, ताकि हमारा पढ़ा हुआ वापस हमारे मस्तिष्क में आ जाए, ताकि हम उसको भूले नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैंने मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा है कि मनोविज्ञान में एक वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, और उनका एक मुख्य नियम माना जाता है अभ्यास का नियम। उस अभ्यास के नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा उसकी गलतियां उतनी सुधरती जाएगी, और जैसे जैसे वो अभ्यास करता जाएगा उसकी गलतियां दूर होती जाएगी और वो अधिक से अधिक सीखता जाएगा। उसी प्रकार से हमने जितना पढ़ा है, कितना हमको याद रहा है, कितना हम याद रख सकते हैं, उसका हम रिवीजन करें तो जितना याद उतना तो याद है ही, जितना हम भूल चुके हैं वो भी हमको वापस रिकॉल हो जाएगा। इसी दृष्टि में, इसी थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत इसको ध्यान में रखते हुए मैंने विचार किया है कि मैं क्यों ना एक बार फिर से आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक फिर से हम इसको रिकॉल करें, ताकि हमको जो पढ़ी हुई चीज़ें हमारी अब तक की वो हमको आराम से याद हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक है मित्रों। और कॉन्सेप्ट को मित्रों जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। छोटी चीज़ों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि 2 लाइन का कुछ रट लिया और हो जाएगा काम। नहीं, हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वहीं से तो बनते हैं। आर्टिकल 53 बोलता है जैसे कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर हमने इतना ही याद किया, यहीं तक हम सीमित रह गए, तो इसके आगे की जो बातें हैं उन बातों को हमने नहीं सीखा तो क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है, यहाँ से नहीं। ये एग्जामिनर सब जानता है कि बच्चे ने कहाँ तक याद किया हुआ है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो होता है वो हम में से निकल के जाता है, उसको अनुभव है, उसको पता है कि कितना हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन वहाँ से ना उठाकर वहाँ से उठाएगा जहाँ से हमने पढ़ाई नहीं की। इसलिए हमको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक एग्जामिनर पहुँच सकता है। इसलिए पूरे आर्टिकल हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्टिकल 61 में, 62 में, 53 में जो बातें लिखी हुई है उन सब बातों का हमको विस्तार से अध्ययन करना ही होगा। शॉर्टकट सफलता का मार्ग नहीं है, सफलता का मार्ग लॉन्ग टर्म ही है। एक लंबा रास्ता तय करते हुए ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर रिस्क है, उसके अंदर रिस्क नहीं लेना है तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पॉलिटी को ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसको समझते हुए पढ़े, अगर हम इसको सीखते हुए पढ़े, तो पॉलिटी कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। इसको समझना और इसको पढ़ना और इसको करना बहुत आसान है। इसलिए मित्रों, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको इतना बताना चाहूँ यहाँ पे। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी प्रकार को किसी विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से समझ लेना उसके बारे में। फिर वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भले हमसे कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेना चाहे कि मैं एक शब्द बोल रहा हूँ यहाँ पर गाय, तो हमने सबने गाय को देखा है। गाय शब्द बोलते हैं, हमारे मस्तिष्क में गाय का चित्र सा आ जाता है कि ये गाय है। और अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पूछे गाय के कितने पूंछ होती है, कितने कान होते हैं, कितने सींग होते हैं, तो हमने गाय का पूरा संपत्ति समझ रखा है, गाय का पूरा जो शारीरिक संरचना है उसको हमने समझ रखी है, तो हम आराम से उसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और यदि हमने गाय की पूरी संरचना को नहीं समझा है, पूरे उसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं जवाब देने में। इसलिए मित्रों, किसी भी चीज़ को सीखने का एकमात्र तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से यही है कि हम उसको कॉन्सेप्ट को समझे, उसको संपूर्ण रूप से समझे, समग्रता से सीखे, तब जाके हमको चीज़ें क्लियर होती है। शॉर्ट टर्म कभी नहीं अपनाना जीवन में। पॉलिटिकल साइंस को लेकर तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसके आर्टिकल्स, इसके जो प्रावधान है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उन सब बातों को हमको समझना ही पड़ेगा। तब जाकर हम आराम से पॉलिटिकल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है।
संविधान को और संवैधानिक पदों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का ये अध्ययन रिवीजन वाला वीडियो। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमने पढ़ा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ इतना से लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने 53 में पढ़ा है संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। यहाँ पर हमने अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर चर्चा की थी कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे। अधीनस्थ अधिकारियों को संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन हम फिर भी ये मानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वही राष्ट्रपति के अधीनस्थ होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह सुझाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम अधीनस्थ अधिकारियों का मीनिंग मंत्रिपरिषद से ले सकते हैं। उसी प्रकार से हमने आर्टिकल 54 की चर्चा की थी। इसके बाद में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें क्या है मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब उन लोगों का समूह है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और आगे बात करें तो संघ शासित प्रदेशों से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके लिए हमने साथ में यही पढ़ा था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाएं हैं, उनके जो सदस्य हैं उनको मूल रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में एक 70वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 2 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत करते थे, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 2 सदस्य करते थे, मतलब अब उन जो एंग्लो इंडियन थे जिनका मनोनयन राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में करते थे, उनका प्रावधान अब हमारे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति अब उनका मनोनयन लोकसभा में नहीं करेंगे। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कला साहित्य संस्कृति में विशेष रुचि रखने वाले लोगों की, तो वहाँ पर वो मनोनयन करेंगे, लेकिन लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। आगे बात करें हम आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है। योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता को उल्लेख किया गया है। योग्यता क्या क्या होती है? पहला, भारत का नागरिक हो, केवल भारत का नागरिक हो बस, चाहे से वो विदेशी मूल का क्यों ना हो। अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो चुनाव लड़ सकता है, मूल रूप से या फिर केवल भारत का नागरिक हो। ऐसा कहीं पर भी यदि हमको पढ़ने को मिलता है तो मित्रों वो गलत होगा। मूल रूप का मतलब है जिसने भारत में जन्म लिया हो, जो इंडिया में जन्म लेने वाला वो व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बाहर का है, विदेशी है, उसने भी अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भारत का नागरिक बन गया है और उसका अधिकार है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मतलब न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का मतलब है कम से कम 35 वर्ष की आयु तो उसकी होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। 100 वर्ष का व्यक्ति भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। इसके अलावा अगली एक और शर्त योग्यता थी, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता
रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन इसके साथ में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के संबंध में ये सब चीज़ें मूल रूप से संविधान में नहीं लिखी हुई है कि पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो। ये सब चीज़ें, पागल, दिवालिया नहीं हो, ये सब चीज़ें लोकसभा का सदस्य बनने के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो राष्ट्रपति संबंध में हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते, नहीं बोलते हैं कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बस लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, बस इतना सामने इसके अंदर ध्यान में रखना है। आगे बात करें हम आर्टिकल 55 की, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसकी प्रक्रिया दी गई है। चुनाव प्रक्रिया इसके अंतर्गत दी गई है। अब राष्ट्रपति का चुनाव करने से पहले हम इसके अंदर एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा के अंदर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भाग 1000। ऐसा करके हम यहाँ पर एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। जनसंख्या के आधार की बात करें तो हम जनसंख्या का आधार 1973 का लेते हैं, जो कि 2026 तक बना रहेगा। 2026 के बाद में क्या संवैधानिक संशोधन होंगे, उसके आगे वो बात लागू होगी। और वर्तमान में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य की बात करें राष्ट्रपति चुनाव में तो 129 है। इसके साथ में हमने एक और राज्य की चर्चा की थी जिसके विधायक का मत मूल्य भी राजस्थान के एक विधायक के मत मूल्य के समान है, तो वो राज्य होगा कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है मित्रों, इसके बाद में राष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक रूप से होता है, गुप्त होता है। गुप्त का मतलब दिखा नहीं सकते हम उसको, आनुपातिक का मतलब एक निश्चित क्रम में हमको वोट देना होता है और निश्चित कोटे के अनुसार ही हमको वोट प्राप्त करना होता है। ठीक है मित्रों, और आगे 71 आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय मतलब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उनकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, उसके खिलाफ हम कोई अपील नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव को वही व्यक्ति चुनौती दे सकता है जिसने चुनाव लड़ा हो, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार रहा हो, या फिर निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य, निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य, इन दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और कब तक दे सकते हैं, तो चुनाव होने के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर दे सकते हैं, 30 दिन के बाद में नहीं। जैसे आज चुनाव हो गया तो आज से अगले 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। कथन और कारण में ये सब क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखना है। वो सब क्वेश्चन सीधे आजकल नहीं आते मित्रों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर विशेष तौर पर। आर्टिकल 60 आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति शपथ का प्रारूप दिया गया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे, कौन शपथ दिलाएगा, इन सब बातों का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या फिर वो अनुपस्थित है तो उनके अनुपस्थिति में उनके पद की रिक्ति के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। राष्ट्रपति महोदय किस बात की शपथ लेते हैं, मुख्य रूप से संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, इसके साथ ही संविधान और विधि के, ये तीनों ध्यान में रखना है, संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। और साथ में
भारतीय जनता के कल्याण की शपथ भी लेते हैं कि मैं भारत की जनता के कल्याण में लगा रहूँगा। और प्रारूप के अंदर ऊपर हमने पढ़ा था ईश्वर की शपथ लेता है या फिर स्वयं प्रतिज्ञान करता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है वो ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ ले सकता है, या फिर जो व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो स्वयं को साक्षी रखकर स्वयं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा कर सकता है, शपथ ले सकता है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करूँगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है मित्रों। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके संबंध में हमने 2 बातें पढ़ी थी। सामान्यतः राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी वो रिक्त हो सकता है। किन 2 परिस्थितियों में, पहला यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उसको हम महाभियोग के द्वारा हटा दे। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त हो सकता है। यदि ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है तो आर्टिकल 65 का हमने अध्ययन किया था। उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब देखो आर्टिकल 65 में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, या वहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेंगे इन सब परिस्थितियों के अंदर। तो हमको ये ध्यान में रखना है, अगर दे देता कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में कार्य करता है या फिर राष्ट्रपति के रूप में, तो हमको राष्ट्रपति ही चुनना होगा वहाँ पर। और यदि वो नहीं दे रखा है तो फिर सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता है, तो हम वहाँ पर उसको चुन सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति लेकर और राष्ट्रपति को लेकर, तो फिर हमको राष्ट्रपति चुनना होगा। कार्यकाल, ठीक है मित्रों। और कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया, इसके अंदर हमको नियम ये है, प्रावधान ये है संवैधानिक तौर पर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हम नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लें। यदि किसी कारणवश हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे, और जब तक बने रहेंगे जब तक हम नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवा लेते, अर्थात नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक हमारा जो वर्तमान राष्ट्रपति है अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। और यदि त्यागपत्र के द्वारा, मृत्यु के कारण या महाभियोग के द्वारा हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो शर्त यह है कि हर हाल में हमको 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही होगा। अर्थात हमको ये ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक काम कर सकता है, तो अधिकतम 6 माह, इससे अधिक समय वो नहीं कर सकता। इन 6 माह के अंदर हमको नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही होगा। ठीक मित्रों, आगे आता है 57 में हमने अध्ययन किया था पुनः निर्वाचन की पात्रता। पुनः निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 57 ये कहता है कि जो व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर है या फिर राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है वो व्यक्ति पुनः हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने पर जीवन काल में कितनी बार बनेगा इस बात को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 से अधिक बार भी बन सकता है या फिर 1 बार भी बन सकता है। जैसा कि हमने अध्ययन भी किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने उसके बाद में हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा विकसित हुई है कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर 1 बार ही राष्ट्रपति बनता है, और अगर बनना चाहे तो बन सकता है, संवैधानिक तौर पर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ ही हमने अमेरिका के जो राष्ट्रपति के पद को लेकर चर्चा की थी कि अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो वहाँ के मूल संविधान में भी ऐसा प्रावधान था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसी कड़ी में हमने ये भी जाना था कि जो रूजवेल्ट है वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के, वो 3 बार राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इसके बाद में वहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया, 22वां संविधान संशोधन। उसके जरिए यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका में कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में
सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमको अमेरिका के संबंध में ध्यान में रखना है और हमारे संबंध में हमको ये ध्यान में रखता है कि भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, संवैधानिक तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद में हमने मित्रों बात की थी आर्टिकल 59 की, जिसमें राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें दी गई है। सेवा शर्तें दी गई है। हमने आर्टिकल 59 को डिस्कस करने से पूर्व आर्टिकल 58 को भी इसमें साथ में दिया था कि आर्टिकल 58 में योग्यताएं दी गई है, 59 में सेवा शर्तें है। तो योग्यताएं कब लागू होती है? योग्यताएं लागू होती है पद धारण करने से पूर्व। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व योग्यताएं लागू होती है और सेवा शर्तें राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद में लागू होती है। तो सेवा शर्तों में हमने 2 प्रकार की व्यवस्था की बात की थी कि अनुच्छेद 59 2 प्रकार की व्यवस्था करता है। एक तो सेवा शर्तों को लेकर और एक राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को लेकर। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को लेकर यहाँ पर ये बात करता है। तो सेवा शर्तों में क्या थी? राष्ट्रपति का जो वेतन है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसकी पदावधि के दौरान उसके वेतन में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नकारात्मक का मतलब है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पद धारण कर लिया और उसको 5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है प्रति माह, तो उसके वेतन में पद धारण करने के बाद में हम कटौती नहीं कर सकते। बढ़ा जरूर सकते हैं, 5 लाख का 6 लाख कर सकते हैं, 7 लाख कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख को घटाकर हम 4,99,000 भी नहीं कर सकते, पूरा 5 लाख ही रहेगा। तो पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। कथन और कारण में इस प्रकार के सही या गलत के क्वेश्चन में इस प्रकार के ऑप्शन हमको मिल सकते हैं। इसके साथ हमने बात की थी कि जो ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का या फिर संघ सरकार में किसी प्रकार का कोई मंत्री पद धारण करता है या फिर संघ सरकार के अंदर किसी सदन का सदस्य या फिर राज्य विधानमंडल के अंदर किसी सदन का सदस्य है, और यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी वो सदस्य है, चाहे संघ सरकार के अंतर्गत हो चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत हो, जहाँ पर भी वो सरकार का सदस्य है, किसी सदन का सदस्य है, तो उसको उस सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। या फिर वो नहीं छोड़ता है तो ये भी प्रावधान है, जैसे ही वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा संबंधित सदन की उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, उसका वो पद रिक्त हो जाएगा अपने आप ही। इसके अलावा सेवा शर्तों के अंदर पढ़ा था हमने कि राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद में कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद क्या होता है इसका भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है मित्रों। तो और विशेष अधिकार, ये 59 विशेष अधिकारों की बात करता है, लेकिन विशेष अधिकार राष्ट्रपति के क्या होंगे इसका उल्लेख हमको आर्टिकल 361 में मिलता है। क्या क्या अधिकार होंगे, थोड़ा सा मुख्य रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के पदावधि के दौरान उसके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय के द्वारा। सिविल मामलों में हम 2 महीने पूर्व उनको सूचना देकर उनसे पूछताछ जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में उनकी पदावधि के दौरान कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा, कोई कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी, नहीं रख सकेगी। ठीक है मित्रों, तो ये विशेष अधिकारों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। आर्टिकल 61 को लेकर भी हमने अभी पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया है। इसमें महाभियोग प्रक्रिया जो है, महाभियोग प्रक्रिया, इसका हमने अध्ययन किया था। और महाभियोग प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वो प्राभियोग है। प्राभियोग के नाम से भी हम महाभियोग प्रक्रिया को जानते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए। किस आधार पर लाते हैं? संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर। लेकिन
इस आधार को संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है कि ऐसा कौन सा कार्य राष्ट्रपति ने कर दिया है जिसके आधार पर हम ये माने कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। लेकिन इस बात को हम आर्टिकल 74 से आराम से समझ सकते हैं, जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और उसकी सहायता एवं सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। यदि राष्ट्रपति यहाँ पर मंत्री परिषद की सलाह को नहीं मानते हैं, मंत्री परिषद के सुझाव के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन किया है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करके। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 74 के आधार पर कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है मित्रों, और आधार हो गया महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में हमने अध्ययन किया था कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाने के लिए किसी सदन में लाओ आप, चाहे से लोकसभा में लाओ, चाहे से राज्यसभा में लाओ, लेकिन लाने के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि जिस सदन में ला रहे हैं उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। ठीक है, 1/4 सदस्य लेकर आए, वो संबंधित सदन का जो भी अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और राज्यसभा में होता है स्पीकर, वो उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। और यदि स्वीकार करते हैं और जो आरोप संकल्प पत्र में लगाया गया है उन आरोपों की चर्चा के लिए तारीख निश्चित करते हैं संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति महोदय, तो चर्चा होने के 14 दिन पूर्व, कम से कम चर्चा होने के 14 दिन पूर्व हमको राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ इस सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। कम से कम 14 दिन पूर्व, चर्चा शुरू होने के 14 दिन पूर्व, कम से कम है। अधिक समय आप 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, महीना भर पहले भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम 14 दिन पूर्व तो आपको सूचना देनी ही होगी। और यदि आप राष्ट्रपति को सूचना नहीं देते हो उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव आया है उसके संबंध में, तो राष्ट्रपति उस महाभियोग प्रस्ताव को, उस संकल्प पत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि मेरे को सूचनाएं नहीं दी गई। क्योंकि दोस्तों ये प्राकृतिक न्याय कहता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं उसको अपना पक्ष रखने का हम अवसर दे, मौका दे कि वो आए और अपना पक्ष रखे। तो यहाँ पर हमको सूचना उनको देनी होती है। देता कौन है ये ध्यान में रखना है, वो सदस्य नहीं देंगे जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लेकर आए। सूचना संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति देगा। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था, यहाँ पर लाए हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के 2/3 से पास होगा, उसके बाद में जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को यह अधिकार होगा कि दूसरा सदन जो होता है, अर्थात राज्यसभा जिस सदन में लाया गया उसके अलावा जो दूसरा सदन है उसमें दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या नहीं लगाए गए हैं। या तो वो स्वयं कर सकता है या किसी न्यायालय से करवा सकता है या फिर कोई कमेटी गठित करके राष्ट्रपति के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच कर सकता है, करवा सकता है। और इसी सदन में जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होगा। राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकते हैं या फिर किसी अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए संबंधित सदन में उपस्थित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का अधिकारी होता है, वो भारत सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है, सुझाव देता है। और यदि मान लो सरकार के ही आदमी ने या फिर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया है, ऐसी कंडीशन में यदि राष्ट्रपति महान्यायवादी को अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित सदन में भेजते हैं तो फिर ये उसके सामने समस्या हो जाएगी कि भारत सरकार का अधिकारी होने के नाते वो भारत सरकार का पक्ष रखे या फिर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के नाते राष्ट्रपति का पक्ष रखे। तो मित्रों हमको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में महान्यायवादी को अपना पक्ष रखने के लिए दूसरे सदन में नहीं भेज सकते, नहीं भेजेंगे। इसके अलावा किसी और को भेज सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं, आम कोई व्यक्ति है उसको भेज सकते हैं, किसी एडवोकेट को भी भेज सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है।
यदि दूसरा सदन भी अपनी जांच के दौरान ये पाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है और उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को इसी दिन से पद से हटा हुआ माना जाएगा। जब से प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव पारित होने के दिन तक राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कार्य किए हैं वो सब कार्य वैलिड होते हैं, मान्य होते हैं, इसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि दूसरे सदन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पारित नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया को लेकर आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए महाभियोग संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है मित्रों, आर्टिकल 61 को हमने पूरा डिस्कस किया है पार्ट 7 में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। और इस वीडियो को देखने से पहले भी आप एक बार पूरे जो पार्ट हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, पार्ट 7 तक उनका पूरा अध्ययन करें। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बोर्ड पर ज़्यादा नहीं लिख करके आपको मौखिक रूप से सुनाने का प्रयास किया है, रिवीजन कराने का प्रयास किया है, ताकि वो हमको जो हमने पढ़ा है आर्टिकल 51, 52 से लेकर 61 तक वो हमको एक बार फिर से रिकॉल हो सके। इसके साथ ही कुछ अनुच्छेद है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 111, मित्रों, संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम कानून का रूप तभी ले पाता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। तो आर्टिकल 111 भी राष्ट्रपति संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वो विधेयक ही रहता है, कानून का रूप नहीं ले पाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में इतनी चर्चा करेंगे, जहाँ पर इसकी चर्चा आएगी वहाँ पर हम आर्टिकल 111 को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। 201 अनुच्छेद राज्यों संबंधित है, क्योंकि मित्रों आर्टिकल 200 राज्यपाल को अधिकार देता है 111 की तरह ही। जैसे जो अधिकार राष्ट्रपति को 111 के अंतर्गत है, वही अधिकार राज्यपाल को आर्टिकल 200 के अंतर्गत है। यानी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप तभी ले पाता है जब राज्यपाल आर्टिकल 200 के अंतर्गत उसके ऊपर साइन कर देगा। और इसके साथ ही राज्यपाल को आर्टिकल 200 के अंतर्गत यह भी अधिकार है कि वो अपने राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यदि विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो फिर उसका अधिकार वहाँ पे समाप्त हो जाता है राज्यपाल का, फिर वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक को या तो पुनर्विचार के लिए संबंधित विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं जिस राज्य से आया है उसमें, और या फिर उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। अगर वापस भेज दिया है और संबंधित विधानमंडल ने राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया है, उसको पर चर्चा करके इसके बावजूद भी राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य नहीं है कि वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति दे ही, वहाँ पर राज्यपाल फ्री हो चुका है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम इतना ही चर्चा करेंगे कि 201 भी राष्ट्रपति से संबंधित है और 108 का तो हमने जान ही लिया है, संयुक्त अधिवेशन का है। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी रिवीजन क्लास आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। आर्टिकल ये हो गए अपने राष्ट्रपति संबंधित जो मुख्य आर्टिकल है। इसके अलावा जो और भी आर्टिकल्स है उनकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ना शुरू करेंगे, क्या क्या शक्तियाँ राष्ट्रपति की होती है, विस्तार से सबका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मित्रों जैसे राष्ट्रपति टॉपिक पूरा हो जाएगा, मैं जितना मेरे पास सोर्स है उन सब में जितने राष्ट्रपति क्वेश्चन बने हुए हैं पहले से, उनका आपके सामने हल करूंगा, पेश करूंगा उनको, और जितने क्वेश्चन मैं अपनी ओर से बना सकता हूं वो क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसके बाद में आप खुद देख लेना कितने आपने अब तक तैयारी की है और कितना नहीं किया है। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे घूम सकता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।